और अब 5 की बात में एक खास नजर झारखंड पर, जहां पर मतदान में महिलाएं बन गई हैं चैंपियन। 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड राज्य में 68 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है, यानी कि ज्यादा महिला वोटर्स 68 सीटों पर घरों से बाहर निकली। दूसरे चरण में महिला वोट 5,51,000 ज्यादा रहे। दूसरा चरण 38 सीटों के लिए था, जिसमें 31 सीटों पर महिला वोटर्स आगे रही हैं। पहला चरण जिसमें 43 सीटों पर वोट पड़े थे, उसमें 37 सीटों पर महिला वोटर्स आगे रहीं। और अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, और राजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों आपका स्वागत है। अमिताभ जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं तो महिलाओं ने बाजी इस बार मार ली है पुरुषों से झारखंड में। जी देखिए, महिला वोटर काफी टाइम से, अब कुछ चुनावों से हम देख रहे हैं कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है चुनावों में वो पुरुषों से बढ़ चढ़ कर रहा है। और महिला वोटर किंग मेकर की तरह भी इमर्ज हो रही है, क्योंकि महिला वोटर बिकॉज ऑफ अवेयरनेस और लिटरेसी में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है महिलाओं के, तो वो इंडिपेंडेंट वोटिंग डिसीजन ले रही है। और क्योंकि इस बार एक मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार ने अनाउंस करी थी, जिसके तहत 1,000 रुपए लगभग 50 से 75 लाख महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी मुझे लगता है महिलाओं में एक उत्साह था, क्योंकि झारखंड काफी एक पिछड़ा राज्य है, जिसके ज्यादातर जिले जो हैं वो भारत के जो टॉप 250 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से मुझे लगता है महिलाओं में एक ज्यादा जोश था, हमें देखने को मिला। और ये आप वहाँ के जो स्कीम है उसको एक थम्स अप महिलाओं ने दिया है। और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि उनका जो मतदान है वो ज्यादा रहा। जी जी, राजेंद्र जी, आप एग्जिट पोल बहुत सारी बातें कर रहे हैं दोनों ही पक्षों के लिए, लेकिन कल ही नतीजे आने हैं। ऐसे में आप, चाहे मैया सम्मान योजना हो या फिर गोगो दीदी योजना, कल जब नतीजे जिसके भी पक्ष में आएंगे वो ये क्रेडिट लेना चाहेगा कि हमारी योजना की वजह से महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में घरों से निकली और हमें चुना। देखिए, इसमें एक और फैक्टर है जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या बढ़ी है। वो फैक्टर ये है, पहली बार झारखंड में कोई महिला नेता जो पूरे झारखंड में जिसने कैंपेनिंग की। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि कल्पना सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की हैं और हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, उन्होंने 100 से ज़्यादा सभाएं की। विपक्ष में कोई भी नेता ऐसा नहीं रहा जिसने 100 के करीब भी पहुंचा हो। 50 के आसपास मैक्सिमम जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने सभाएं की हैं। तो एक बड़ा इम्पैक्ट इसका रहा, जो कल्पना सोरेन का कनेक्ट है, एक कनेक्ट वो बनाती हैं और बहुत सहज तरीके से बनाती हैं। तो मैया योजना तो है ही। मैया योजना के साथ कल्पना सोरेन का अपना जो प्रेजेंस रहा, चुनाव को जिस तरह से उन्होंने लीड किया, उस वो एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से ये मतदान का प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा है। और ये एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ा है, सिर्फ परसेंटेज में नहीं है, हम्म। एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ा हुआ है। हम्म। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो कल दिखाई देगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन अगर आप कई सीटों को देखें, जिन सीटों पर 30,000, 35,000, 28,000, इतनी, मतलब पुरुषों के मुकाबले इतनी ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया है। ये नंबर बहुत बड़े हैं। 30,000 का नंबर बहुत बड़ा होता है। अगर 1.5 लाख वोट पड़ रहे हों, 2 लाख के आसपास वोट पड़ रहे हों, 30 लाख महिलाएं उसमें ज़्यादा वोट डाल रही हैं, तो 30,000 महिलाएं। तो इसका इम्पैक्ट कल दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है पहली बार झारखंड में ऐसा हुआ है जब कोई महिला नेता पूरे झारखंड में असर डालने वाली खड़ी हुई है। इससे पहले हैं बहुत सारी विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। हम्म। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि विपक्ष में कोई महिला नेता थी ही नहीं। एक एक ये भी बड़ा विपक्ष कहने का मतलब, जब मैं, चूंकि मैं झारखंड में बैठा हुआ हूं, विपक्ष का मतलब है भारतीय जनता पार्टी। जी, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कोई महिला नेता थी ही नहीं कैंपेनिंग। बिल्कुल। हम भी जब अपने चुनावी इलेक्शन कार्निवल को लेकर झारखंड गए थे राजेंद्र जी, तो हमने देखा कि कल्पना सोरेन जहां जाती थी वहां पर काफ़ी भीड़, और ख़ासतौर से महिलाओं की भीड़ वो इकट्ठा करती थी। लेकिन अमिताभ तिवारी, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हालांकि कल रिजल्ट्स आने हैं, लेकिन महिलाएं जब इतनी बड़ी तादाद में निकली हैं तो कुछ अंदाज़ा लग रहा है किसका नफ़ा और किसका नुकसान होने वाला है? देखिए, अगर महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में निकली हैं तो इसका फायदा जो है वो जरूर कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को मिलेगा।
अब सवाल ये उठता है कि जो इंडिया ब्लॉक के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, उसको किस हद तक ये जो इंक्रीज इन टर्नआउट है वो कितना न्यूट्रलाइज करता है, वो देखने वाली बात है। तो रिजल्ट में ये पता चलेगा कि ये फुल्ली न्यूट्रलाइज कर रहा है, पार्शली न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये रिजल्ट के हिसाब से पता चलेगा। और जहां हम गोगो योजना की बात करते हैं वर्सेज मैया सम्मान योजना, तो कैश रिसीव टुडे यानी कैश जो आज मिला है वो काफी वैल्यूएबल होता है, कैश विच विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो हमेशा अनसर्टेन होता है, रिस्की होता है। और एक और बात है कि अगर मैया सम्मान योजना का इम्पैक्ट हमको झारखंड में देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा अमूमन कि हमको महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोनों ही राज्यों में मुझे लगता है कि इम्पैक्ट सिमिलर होगा, बट ऑफ कोर्स हमें रिजल्ट्स के लिए वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसका क्या असर। जी। अब एक सवाल राजेंद्र जी आपसे है कि ग्राउंड पर जब आप इसको स्टडी करते हैं, क्या खास तौर से ग्रामीण इलाकों में जब इतनी बड़ी तादाद में महिला निकलकर अपने इस मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रही हैं, तो ये एहसास उनको है कि दे आर एम्पावर्ड, एक नई पावर, एक नई ताकत उनके हाथ में है, या फिर प्रो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो बेनिफिशरीज हैं इसलिए वो घरों से निकल रही हैं, या एम्पावर्ड वो इस वक्त फील करती हैं? दरअसल इस स्कीम को अगर आप देखें, इसके अलावा और भी 2-3 स्कीम्स हैं जिसमें बिजली बिल माफ़ होना है और 200 यूनिट बिजली फ्री है। इसके अलावा किसानों का लोन माफ़ हुआ है। इसकी एक खास बात ये रही कि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं हुआ, या ऐसा नहीं हुआ बीपीएल के लिए है। ये अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए ये योजनाएं हैं। तो एक इसका इम्पैक्ट जब आप जाते हैं, मैं कई जगहों पर गया, और आदिवासी इलाकों में भी, गैर आदिवासी इलाकों में भी, रिजर्व सीटों पर भी, जनरल सीटों पर भी, उन सब जगहों पर हर वर्ग की महिलाओं के बीच मैया योजना का एक तरह से उन लोगों ने नाम लिया। और जो पुरुष मतदाता थे, खास तौर पर अगड़ी जातियों के, जनरल कैटेगरी यहाँ बोलते हैं, जनरल कैटेगरी के जो मतदाता थे, पुरुष मतदाता, उनको ये आशंका थी कि हो सकता है कि हमारे समुदाय की, हमारे घर की महिलाएं हेमंत के लिए वोट कराएं सिर्फ मैया योजना के चलते। तो एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जो अमिताभ जी ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, तो मैं बताऊं, मुझे कहीं झारखंड में गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली। जो एंटी इनकम्बेंसी कई जगह दिखाई दी वो पर्टिकुलर विधायकों के खिलाफ दिखाई दी, लेकिन ऐसा सरकार के खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी मुझे देखने को नहीं मिली। तो इसलिए वो फैक्टर है नहीं, मुझे नहीं लगता है। चलिए, जी। देखना होगा कि कल किस तरह, किस करवट ऊंट बैठेगा और नतीजे किस तरफ आएंगे। लेकिन एक जेनेरिक सवाल दोनों ही राज्यों को लेकर अमिताभ जी की, बेनिफिशरीज महिलाएं हैं, लेकिन अब ये सभी राजनीतिक पार्टियों को एहसास है कि हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में बीजेपी को इसके रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, चुनावों से ठीक पहले महाराष्ट्र में इस तरह का ऐलान हुआ। और जो बात राजेंद्र जी कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने इसका फ़ायदा उठाते हुए इसका ऐलान किया है, और शायद उसी का नतीजा है ये जो ये बड़ी तादाद में महिलाएं निकली हैं। हाँ, उसका कहीं ना कहीं जरूर असर रहा है। अब सिर्फ बेनिफिशियरीज ही नहीं, अब महिलाएं जो हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा महिलाएं डिमांड करेंगी कि उनको पार्टीज रिप्रेजेंटेशन दे, टिकट दें, और कहीं ना कहीं पावर में भी भागीदारी मिले। जैसा सर ने कहा है कि सिर्फ जेएमएम की तरफ से एक महिला नेता है बड़ी, और एनडीए ब्लॉक के पास कोई ऐसी टॉल लीडर वहां पर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की अब जो एक नेक्स्ट जो आप कह सकते हैं इवोल्यूशन होने वाला है वो है। और 1/3 वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ है, वो भी संसद के बाद इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अब पावर में भागीदारी और पार्टीज के हायरार्की में बड़े इंपॉर्टेंट पद पर उनका होना, आई थिंक नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ये होने वाला है भारत की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। और देश की पावरफुल महिला वोटरों ने फैसला कर लिया है कि किसके हाथ में उन्हें पावर देनी है। इसका खुलासा, इसकी जानकारी हमें कल मिलेगी। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। अमिताभ तिवारी, राजेंद्र तिवारी जी, शुक्रिया। हम ले रहे हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। 5 की बात में खबरें जारी रहेंगी। भारत में रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है, जरूरत ऐसे शिक्षा देने की है कि छात्र इन अवसरों के लिए तैयार हो सकें। ये बात विश्व बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया। उन्होंने याद दिलाया कि नई शिक्षा नीति में छठी के बाद ही छात्रों को कोई ना कोई हुनर सिखाने की बात है।
भारत में रोजगार की कमी नहीं है, जरूरत ऐसी शिक्षा की है जो छात्रों को इस रोजगार के लायक बनाए। ये बात शुक्रवार को जारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप में कही गई है। 6 राज्यों के सर्वे के बाद तैयार की गई इस रिपोर्ट को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को जारी किया। उन्होंने ध्यान दिलाया कि नई शिक्षा नीति में 6ठी कक्षा के बाद से ही छात्रों को कोई न कोई हुनर सीखने की बात है। जॉब्स एट योर डोर स्टेप वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, भारत सरकार के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो स्कूली बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है, उसका विस्तार हो सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आया है जब 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री ने एक एजेंडा तय किया है। भारत के लिए ये रिपोर्ट कितना महत्वपूर्ण है और कैसे आप इसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी दूर का सोचते हैं। उन्होंने देश के अंदर एक मोमेंटम लाने के लिए पिछले 10 साल से जिस प्रकार से एक कंटिन्यूअस रिफॉर्मिस्ट गवर्नेंस मॉडल डेवलप किया, वर्ल्ड बैंक के साथ जब हमारी कुछ प्रोजेक्ट काम चल रहा है, वर्ल्ड बैंक ने उन्हीं इलाका में इसकी इम्पैक्ट क्या आया है 6 राज्यों में कुछ चुनिंदे जिले को उन्होंने एक सैंपल लेके एक पैन इंडियन रिक्वायरमेंट के बारे में इंडिकेशन किया है, जो हमारी आवश्यकता भी है, एनईपी की रिकमेंडेशन भी है और हमारी जो रोड मैप आने वाले 25 साल में बनने वाला है अमृत काल में, उसी में जब प्रधानमंत्री जी एक एम्बिशन रखते हैं भारत को दुनिया की स्किल हब बनानी है, भारत दुनिया की ग्रोथ इंजन बनेगा, इंडिया लेड इकोनॉमिक मॉडल बनने वाला है, उस समय में इस प्रकार की रिपोर्ट निश्चित रूप में एक नया थॉट प्रोसेस को, पुरानी आइडियाज़ को री अप्रोप्रिएट करके नए अप्रोच से ले जाने का एक निश्चित रूप में मदद करेगी। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में रोजगार की कमी नहीं, रोजगार के अवसर बहुत सारे हैं। जरूरत ऐसे स्कूलों की है जो मैच मेकर बन सकें, यानी छात्रों को उद्योगों के लायक बनाएं। ये रिपोर्ट 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के अध्ययन के बाद तैयार की गई है। इसमें 9 महीने का समय लगा। जिस तरह के ज़िलों को आपने स्टडी किया है वहाँ पर अर्थव्यवस्था की, क्योंकि आपने तो विकसित राज्यों को भी चुना है और जो पिछड़े राज्य हैं उनको भी चुना है आपने, तो कई ऐसे इलाके जो हम देखते हैं जहाँ पर पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है और जो ज़्यादातर बच्चे जो वहाँ पर पढ़ते हैं वो बहुत ही कमज़ोर आर्थिक उससे आते हैं, तो उनकी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के लिए उनके पास तो संसाधन नहीं है। तो स्कूल अगर ये मुहैया कराए तो लड़कियों की जो कुछ सशक्तिकरण की जो बात होती है, विशेषकर जो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत लड़कियां नहीं हैं, तो ये बहुत आसान होगा कि उनको स्कूलों में आप ट्रेन करें और पास में घर के पास ही उनको रोजगार मिल जाएगा। एंड देन एक बार उनको रोजगार मिल गया विच इज़ क्लोजर होम, उसके बाद वो इतने एम्पावर्ड हो जाएंगे कि वो बाहर भी जा सकती हैं और बड़े काम भी कर सकती हैं और दे कैन गो इनटू द फॉर्मल लेबर मार्केट, बट द इम्पोर्टेंट स्टेप इज टू स्टार्ट समवेयर। इस अवसर पर वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्तो कुआमे ने एनडीटीवी से कहा, भारत में क्षमता की कमी नहीं, जरूरत उसके समुचित इस्तेमाल की है। भारत को अगर 2047 तक विकसित देश बनना है तो अगले 23 साल तक हर साल 8% की विकास दर से आगे बढ़ना होगा। भारत के पास एक बड़ा लेबर फोर्स है जो सबसे महत्वपूर्ण एसेट है। भारत की बड़ी आबादी और भारत में शिक्षा के अवसर, ये 2 बातें हैं जो भारत की बड़ी ताकत है। 2047 तक विकसित देशों की कतार में भारत को खड़ा करने के लिए जिस विकास दर की जरूरत है वो अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करके ही संभव होगा। वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और वर्ल्ड बैंक की इसी रिपोर्ट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने।
जॉब्स एट योर डोर स्टेप वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, भारत सरकार के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो स्कूली बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है, उसका विस्तार हो सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आया है जब 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री ने एक एजेंडा तय किया है। भारत के लिए ये रिपोर्ट कितना महत्वपूर्ण है और कैसे आप इसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी दूर का सोचते हैं। उन्होंने देश के अंदर एक मोमेंटम लाने के लिए पिछले 10 साल से जिस प्रकार से एक कंटिन्यूअस रिफॉर्मिस्ट गवर्नेंस मॉडल डेवलप किया, उसी में आने वाले 47 तक 47 तक जब हम आज़ादी का शताब्दी मनाएंगे, तब तक हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमारी ग्लोबल प्रोफाइल क्या होगी, ये सारे को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एनईपी 2020 में एक पैराडिम शिफ्ट किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन अब तक एक लोअर रैंक विद्यार्थी के लिए, जो विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो विद्यार्थी 10वीं के बाद आईटीआई या पॉलिटेक्निक तक पहुंचते हैं, उनके लिए दुनिया ही है, ऐसा एक धारणा बनाई गई। दूसरा, अगर स्कूल एजुकेशन में है तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेने से भी चलेगा। लेकिन एनईपी 2020 ने एक मूलभूत परिवर्तन किया। फ्रॉम क्लास 6 अनवर्ड 6, 7, 8 एक स्किल स्पिरिट के बारे में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उसकी एप्टीट्यूड, रुचि उसमें से ध्यान में आएगी। क्लास 9, 10 में 6 एरिया में, ब्रॉड 6 एरिया में बहुत सारे स्किल सेट्स को वो अपने रुचि के हिसाब से थोड़ा सब्जेक्टाइज कर सकता है। और 11, 12 में वो थोड़ा और स्पेसिफिक फोकस स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ेगा। फिर उसके हिसाब से अगर उसको हायर स्टडीज़ में जाना है, उसको रिसर्च की ओर जाना है, वो जा सकता है। लेकिन ये जो स्किल के बारे में उसकी जो एजुकेशन होगा प्राइमरी स्टेज पे अप टू 12, ये उसकी लाइफ लॉन्ग काम देने वाला है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक के साथ जब हमारी कुछ प्रोजेक्ट काम चल रहा है, वर्ल्ड बैंक ने उन्हीं इलाका में इसकी इम्पैक्ट क्या आया है, 6 राज्यों में कुछ चुनिंदे जिले को उन्होंने एक सैंपल लेके एक पैन इंडियन रिक्वायरमेंट के बारे में इंडिकेशन किया है, जो हमारी आवश्यकता भी है, एनईपी की रिकमेंडेशन भी है, और हमारी जो रोड मैप आने वाले 25 साल में बनने वाला है अमृतकाल में, उसी में जब प्रधानमंत्री जी एक एम्बिशन रखते हैं, भारत को दुनिया की स्किल हब बनानी है, भारत दुनिया की ग्रोथ इंजन बनेगा, इंडिया लेड इकोनॉमिक मॉडल बनने वाला है, उस समय में इस प्रकार की रिपोर्ट निश्चित रूप में एक नया थॉट प्रोसेस को, पुरानी आइडियाज़ को अप्रोप्रिएट करके नया अप्रोच से ले जाने का एक निश्चित रूप में मदद करेगी। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडस्ट्रीज़, एमएसएमईज़ के पास पोटेंशियल है जॉब क्रिएट करने के लिए, जो स्कूल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, और अगर आप स्कूल से ही उनको ट्रेन करना शुरू करें तो एक नया इकोसिस्टम भी बन सकता है। तो ऐसे में ये सवाल होगा कि इसका विस्तार आगे आप कैसे करेंगे? आप अभी तो उन्होंने 6 ज़िलों को स्टडी किया है, ये एक प्रक्रिया चल रही है एनईपी के तहत, आपने कहा, इसका विस्तार देश भर में कैसे हो? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम 2014 से इसकी काम शुरू किए हैं। हमने अप्रेंटिसशिप एक्ट को रिफॉर्म किया है, हमने नया स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई है, हमने ई श्रम पोर्टल जैसे रोबोस्ट डाटा बैंक बनाई है, हमने अपार आईडी जैसे एक रोबोस्ट एजुकेशन आईडी बनाई है, हमने एनईपी की रिकमेंडेशन में क्रेडिट फ्रेमवर्क, क्रेडिट का आर्किटेक्चर फ्रॉम क्लास 1 टू लाइफ लॉन्ग, इसके एक आर्किटेक्चर किया है जो अपना कॉम्पिटेंसी को यहाँ अकाउंट फॉर करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने खुद ही एक विषय को लीड किया है, डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स आर इम्पोर्टेंट बट मोर इम्पोर्टेंट इज कॉम्पिटेंसी। भारत अपने एजुकेशन को, अपने लर्निंग प्रोसेस को टेक्स्ट बुक से लेके, सब्जेक्ट से लेके कॉम्पिटेंसी की ओर शिफ्ट किया है। एक बड़ा पैराडिम शिफ्ट है, एक मौलिक परिवर्तन है। ये रिफॉर्म के साथ साथ दुनिया की जो नया इमर्जिंग रिक्वायरमेंट हो रहा है, पहले हम लोगों को सेमीकंडक्टर की नॉलेज स्कूल में हम देते नहीं थे, हम
ग्रीन एनर्जी के बारे में उस प्रकार की ओरिएंटेशन हमारी स्कूल में होती नहीं थी। हमारी मल्टी मॉडल ग्लोबल मोबिलिटी नेटवर्क के बारे में हमारी कोई कल्पना थी नहीं। ये सारा विषय में आज की एजुकेशन सिस्टम में, स्किलिंग इकोसिस्टम में नया दुनिया को जोड़ना, ये भी एक आवश्यकता है। उस दिशा में सरकार पिछले 10 साल में अनेकों नया आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी रिफॉर्म किया है। इस बार के बजट में देखिए, हमने 1 करोड़ इंटर्नशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। कॉरपोरेट को इन्वॉल्व करते हुए गवर्नमेंट लेड करेगा इंटर्नशिप के लिए। ये सब स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग की हिस्सा है। ग्लोबल स्टैंडर्ड की मैन पावर बनाने की हिस्सा है। हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बहुत सारे देशों में ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। आज सभी देशों में भारत की स्किल्ड वर्कफोर्स को रिक्वायरमेंट करते हैं। दुनिया में हमारी मोबिलिटी बढ़ रही है, हमारी रेमिटेंस इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस सब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमारे देश में लौट के आ रही है। ये इस प्रकार के आर्किटेक्चर पिछले 10 साल में हमने बड़े स्पष्टता के साथ बनवाई है। और ये रिपोर्ट 6 राज्यों में सर्वे के बाद तैयार की गई है। वर्ल्ड बैंक की मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा से इस पर हम बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। आपने इस रिपोर्ट को लीड किया है, बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभी के कॉन्टेक्स्ट में जब सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस एम्प्लॉयमेंट, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पे रहा है, ये रिपोर्ट में क्या-क्या महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं? See, jobs at your doorstep, the first thing is that the title itself, the narrative lifts up the dialogue towards a very positive approach. That there is not a paucity of jobs, there is availability of jobs. So what is required is for schools to become matchmakers between students and between the industry and ensure that they come together. That's a very important narrative which the report presents. And this report has taken actually a very long time to prepare, because there have been very in-depth analysis of about 9 months when we went down to 6 states district-wise and spoke to the actual employers, to the students, and then came up with the key outcomes which we presented in the report, and I can talk more about it. आपने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि जो इंडस्ट्री है, एमएसएमई यूनिट्स हैं, जहाँ स्कूल्स हैं, वहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसको अगर आप उदाहरण से समझा सकें कि जो 6 स्टेट्स को आपने स्टडी किया है, कि अभी मैं वर्ल्ड बैंक के आपके डायरेक्टर भी कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को उन स्किल्स से इम्पार्ट करें जो इंडस्ट्री स्कूल के आसपास है। लोकलाइजेशन ऑफ दिस इंडेवर, ये कितना महत्वपूर्ण है? ये इनफैक्ट ये पूरे जॉब्स एट योर डोरस्टेप रिपोर्ट का क्रक्स यही है कि जॉब्स आर राइट देयर। एंड इफ़ यू लुक एट द एमएसएमई सेक्टर ऑफ इंडिया, about 52% of the MSME is present at the rural levels, 48% at the urban levels. So they are very close to the schools. हमने analysis किया तो we went deep down into 6 districts. So we have covered 6 states, because STARS, which is the project which I lead, covers 6 districts, which is Kerala, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Odisha. So we went down to the districts and we found that what was required is not a very person who's skilled in very sophisticated technological skills. What they are requiring is an on-the-job training and some skills which are very transversal and soft skills like negotiations, like conversation, like communication, literacy and numeracy. So these are critical skills which are there in school students. And the MSME sector is not looking for somebody with very, very advanced skills. They are looking for basic skills, which is not available to them. और अब खबर प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पिछले आदेश का पालन दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका हलफनामा स्पष्ट नहीं है। आपने ये भी नहीं बताया है कि कितने चेक पोस्ट दिल्ली के बॉर्डर पर बनाए गए हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सोमवार यानी कि 25 नवंबर को विस्तार से रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि उसी दिन ग्रैप 4 की समीक्षा वो अदालत करेगा। कोर्ट ने कहा है कि कम से कम अगले 3 से 4 दिन ग्रैप 4 लागू रहेगा। और अब क्रिकेट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहले टेस्ट मैच में कितना हुआ है उलटफेर और क्या है नई जानकारी, इसी सब को समझने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती के पास। शुक्रिया सिकता। तो निश्चित रूप से सबकी निगाहें थी, पर्थ में पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। पहले दिन ही गेंदबाजों का दबदबा दिखा। भारत ने टॉस जीत करके बल्लेबाजी चुनी और शुरुआत में ऐसा लगा कि पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने शानदार गेंदबाजी की। 150 रन पर पूरी भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन उसके बाद भारत ने जब बॉलिंग करना शुरू किया तो जब तक स्टंप पर यानी आज का खेल खत्म होने तक 67 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवा दिए और कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट हासिल किए। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान जुड़ गए हैं, राजेश चौहान साहब हैं और देवाशीष दत्ता साहब हैं। चौहान साहब के पास चलते हैं। चौहान साहब, बहुत खुश होंगे आज आप। बिल्कुल, मैं बहुत खुशी, मतलब न्यूजीलैंड सीरीज के बाद जो मैं चाह रहा था, जैसी पिच पे हमको खेलना चाहिए था, मैं वो पिच देखी। मैंने 150 हुआ, मैंने बोला नहीं, मैं बोला कोई बात नहीं, हम भी हमारे पास बॉलर हैं। कहीं ना कहीं मैं सिर्फ शम्मी को मिस कर रहा हूँ, बाकी हमारे देखिए बैटिंग की आप सोच रहे होंगे बाबा भाई कि आप बैटिंग में क्या चल रहा है। बैटिंग में मैं आपको बता दूं, हम लोग जो हैं वो वो हम लोग ट्रांजिट पीरियड में हैं। हमारे यशस्वी हैं, केएल राहुल हैं, पीछे भी आप देखें तो कुछ हमने नए बैट्समैन हमारे इंक्लूड किए हुए हैं, जिनको हम चाह रहे हैं कि ये टीम सेट हो जाए। तो आप अपने बैटिंग को स्ट्रांग मत समझिए। अभी जो हम वर्ल्ड कप भी जीते हैं, बॉलिंग पे जीते हैं। हम अभी भी, हमें मेरे ख्याल से 5-6 महीने और लगेंगे हमारी टीम को सेट करने। तो वो समय, लेकिन हमारे बॉलरों ने जो काम किया है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है बैट्समैनों ने उतना उनको मौका नहीं दिया, अब लेकिन बॉलरों ने अपनी चीजों को बनाई रखी। वर्ल्ड कप से अभी तक का जो उनका उन्होंने जो क्या बोलते अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखी है टीम के अंदर कि हमारा डिपार्टमेंट अब अपना काम करेंगे, और उन्होंने करके दिया। बुमराह हेड्स ऑफ, वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। आपने एक शमी का नाम लिया, आप आज के दिन शमी को मिस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस सीरीज में करूंगा, मैं इस सीरीज में पूरा मैं चाहूंगा कि शमी रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और ठीक है, शायद वो रिकवर नहीं कर पाए होंगे या उनकी कुछ प्रॉब्लम होगी या जो भी रहा होगा, टेक्निकल चीज रही होगी, इसीलिए वो, इसी की वजह से वो शायद टीम में नहीं है। आ जाए 2 मैच के बाद आ जाएंगे, 3 मैच के, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यस मिस तो कर रहा हूं मैं उनको, कहीं ना कहीं मैं मिस कर। बुमराह के बारे में क्या कहेंगे? बुमराह ने अकेले जो है ऑस्ट्रेलियन को धराशायी कर दिया। 2 कैच छूटे हैं, यदि 2 कैच यदि पकड़े जाते वो तो 9 विकेट हो गया रहता आज। नहीं, बुमराह देखिए वो अकेले, कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ रहे हैं। उनके पास जो टीम, उनके जो सपोर्टिंग बॉलर है वो नए हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि सीरीज थोड़ी सी लंबी है, तो बुमराह को एक ऐसा बॉलर चाहिए जो उनके साथ सपोर्ट करे। अच्छा, दूसरा वो कप्तान है, तो कहीं ना कहीं वो, मैं समझ रहा हूँ कि उनके मन में चल रहा होगा कि मैं कितने ओवर डालूं, कितना मैं दूसरों को डलवाऊं, मैं डालूं, कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा होगा। लेकिन कोहली साथ में खड़े हैं, कोहली उनको 100% गाइड करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टेस्ट मैच है, इस टेस्ट मैच में हम बहुत अच्छे से, भी ओपन हो गया है टेस्ट मैच, पूरा एकदम ओपन टेस्ट मैच है, अभी कोई भी जीत सकता है, इस स्थिति में आ गए। देबूदा भी हमारे साथ जुड़ गए। देबूदा, आज तो आप खुश हैं? यही सवाल मैंने चौहान साहब से भी कहा था। हाँ, क्या सवाल क्या है? आज तो आप खुश होंगे ना? बहुत खुश। क्यों? बहुत, क्योंकि एटलीस्ट फाइट किया है, क्योंकि हाल नहीं छोड़ दिया है। और वो जो गौतम गंभीर वाला जो बात है ना, जो तुम जल्दी खेलो जल्दी खेलो जल्दी खेलो, ये जल्दी खेलने का देखिए, एक आदमी वो लोग का टीम पे है जो 52 बॉल 52 डिलीवरीज खेले और 2 रन किया है। दिस इज दी एटीट्यूड। तो ये एटीट्यूड तो गौतम गंभीर को ना पसंद है। अभी उसको क्या जल्दीबाजी में है मेरे को पता नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर ये टेस्ट मैच को जीतना है, ये सीरीज जीतना है, आपको सिर नीचे करके इधर ही
पकड़ के खेलना पड़ेगा। अगर वो चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट इज टॉप क्लास, बट आई एम सरप्राइज दैट अश्विन नहीं है। ये बहुत झटका लगा मेरे को सुबह में। और बाकी तो सही है, जो 150 रन को पूरा बंडल होने का बाद जो 7 विकेट उठा लेने का, ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है, बहुत 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 बड़ा बात है। लेकिन देबूदा, आपको लगता नहीं है कि बुमराह थोड़ा अकेले पड़ रहे हैं? हाँ, तो शमी को तो ले जाने का था, क्योंकि आप इधर उसको बोलता है खेलो, और उधर 3 बॉलर को लाया और नेट पे बॉलिंग डालने के लिए। उसको खिलाएगा नहीं कोई किसी को, लेकिन इसको ले जाने के लिए, उसको ट्यून करने के लिए उसको ही अभी ले जाना चाहिए, क्योंकि ये 10 दिन का बाद जो सेकंड टेस्ट मैच होगा उसमें मत खिलाओ, लेकिन लास्ट 3 टेस्ट मैच में आपको शमी को चाहिए। अगर शमी रहेगा तो ये अटैक और भी क्या बोलेंगे, और निश्चित रूप से वो बहुत शार्प हो जाए। चलिए आप दोनों अब बने रहिए, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।